आता है जेटोपा क्लास में। जो भी क्लास 10वीं के स्टूडेंट है उन सभी का 20 फरवरी 2025 को सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है साइंस का। तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने आपके सीबीएसई बोर्ड के 3 सेट करवा दिए थे, चौथा सेट है, ठीक है। प्रश्न पत्र कोड है 351। तो इससे पहले हमने 2-3 करवा दिए थे, 3-4 करवा दिया आई थिंक, ठीक है। तो ये जो कर लेना, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आपका बन के आएगा 20 फरवरी को, किस तरीके से बन के आएगा, कौन कौन से चैप्टर से बन के आएगा, किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएगी। और ये आपका सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का। इस साल भी ऐसे ही कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से और आ सकते हैं, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, और एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको जो भी वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। करते वीडियो स्टार्ट। ये आपका साइंस का पेपर है, विज्ञान का। इंस्ट्रक्शंस तो हम कई बार आपको बता चुके हैं, बस मोटा मोटा बता दें कि आपका पेपर 80 नंबर का आएगा और 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। उससे पहले आप छोड़ के मत आना, पेपर 3 घंटे में ही कंप्लीट करना। जो पूरा पेपर होगा आपका, उसमें थोड़ा 39% होंगे, ठीक है। 39%, ना एक ज़्यादा होगा ना एक कम। अगर आपके में कम है क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन मिस प्रिंट है, तो टीचर को बताना, एग्जामिनर को, वो चेंज करवा देगा, ठीक है। 15 मिनट पहले आपको पेपर दे दिया जाएगा आपको रीड करने के लिए। आपका जो पेपर होगा वह 5 खंडों में विभाजित होगा, यानी 5 सेक्शनों में। कै ख गै गैर है। उसके बाद खंड क्या होगा, इसमें टोटल 20 ही क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्प एमसीक्यू टाइप 1 नंबर के। खंड क्या होगा, इसमें आपके टोटल 21 से 26 तक के 2-2 अंकों के नंबर होंगे। खंड गै में आपके 27 से 33 तक के होंगे, जो आपको ज़्यादा थोड़ी लेंथी लिखनी होगी, लेकिन ज़्यादा नंबर नहीं, बस 3 नंबर के होंगे, ठीक है। और इसमें आपको 4-4 लाइन लिखनी होगी। उसके बाद खंड गै होगा, इसमें आपके 34 से 36 तक होंगे, 5-5 मार्क्स वाले, कि जो लेंथी होते हैं कि इसमें आपको कुछ पॉइंट वाइज, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है, मान लो आपका है 34वां, उसमें आपको 3 पार्ट दिए जाएंगे, उन तीनों के 2-2 1 नंबर इस तरीके से डिवाइड होंगे, ठीक है। हर किसी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। खंड होगा, ये आपके पैसेज वाले होंगे, स्रोत आधारित होंगे, प्रकाश आधारित होंगे, ठीक है। 37 से 39 इस तरीके से आपका होगा। 4-4 नंबर का खंड रहने वाला है, समझ आ गया। उसके बाद करते हैं स्टार्ट। खंड क्या होगा, एमसीक्यू टाइप। जैसे ये पहला, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण, जो ये रासायनिक समीकरण इस तरीके से दिया हुआ है, XZnNO32, ठीक है। इसके अभिक्रिया करवाया तो क्या बना, तो ये YZnO प्लस में ZnO2 प्लस में O2। तो इसमें जो ये X है, ये Y है और ये Z है, इन तीनों के हमें क्या करना है, इनके मान कर्मक होना चाहिए, इनका मान बताने कितना मान होगा इन सभी का, ठीक है, जिससे कि ये समीकरण पूरा हो जाए। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा सी। वो कैसे, यहाँ पे 2ZnNO32 हो जाए, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्लियर, जिससे कि यहाँ पे आपका 2ZnO हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका 4 होगा, 4NO2, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, प्लस में O2 अलग हो जाएगा, इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हो जाएगा सी, क्लियर। उसके बाद अगला देख सकते हो, दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो परंतु संयोजन अभिक्रिया नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सी संयोजन अभिक्रिया नहीं है, लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया तो है, ठीक है, ये बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। इनमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं इसमें ये 2 है, ठीक है, पदार्थ, ये मिलकर एक उत्पाद बनाया, C प्लस में O2, इसको मिलाया तो ये CO2 बन गया। 2H2O प्लस में O2 क्या बन गया, 2H2O। 2Mg प्लस में O2 मिलकर क्या बन गया, 2MgO। लेकिन जो ये है, यह अभिक्रिया है, इसमें आपका कुछ एक उत्पाद नहीं बना, ठीक है, 2 उत्पाद बने हैं, 2 को मिलाया तो 2 ही बने, ठीक है। बस इसने क्या किया, एक दूसरे के ले ले, जिसकी Fe है ये आपका अलग हो गया, O3 इसके पास चला गया CO के पास, क्लियर। इसलिए आपकी संयोजन अभिक्रिया तो नहीं है, लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसलिए डी होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद तीसरा, दांतों के हनेमल यानी कि दंतवलक में उपस्थित लवण, यानी कि जो दांतों की दंतवलक होता है उसमें कौन सा लवण उपस्थित होता है वो बताना है, ठीक है। तो इसमें थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, क्लियर। चौथा, सोडियम क्लोराइड, यानी जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका जलीय विलयन आसुत जल में बना होता है, यानी आसुत जल में बनाया गया है। इस विलयन का पीएच है, इसमें क्या बोला है, इसमें आपको पीएच बताना है विलयन का, किसका, सोडियम क्लोराइड का, जो जलीय विलयन आसुत जल में बनाया गया, यानी आसुत, ठीक है, तो उसका बताना है सोडियम क्लोराइड का। तो इसका जो पीएच होगा वो कितना होगा, 4 का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C 7 होगा, ठीक है। और बार 5वां, किस धातु X, यानी इसमें धातु दी गई X, जो जिसका उपयोग थर्मिक
प्रक्रमण में किया जाता है, कौन सी में, थर्मिक प्रक्रमण में किया जाता है एक्स का प्रयोग। और जब एक्स को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है, जब ऑक्सीजन करवाई, हीट दिया, इसको गर्म किया, तो यह कोई ऑक्साइड वायु देता है, फिर ये एक्स से वायु में परिवर्तित हो गया, वायु पदार्थ आपको दे दिया, जिसकी प्रकृति उभयधर्मी है। तो एक्स और वाई कर्मक है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें के पास एक्स धातु है, ठीक है, जिसका उपयोग थर्मिक प्रकरण में किया जाता है। और जब इसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई, गर्म किया गया, यानी हीट दी गई, तो यह वही पदार्थ बन गया। तो आपको एक्स और वाई का नाम बताना है, क्या नाम है। क्लियर, इतना तब समझ आ गया क्या नाम है एक्स और वाई का, वो बताना है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिफ्थ का, वो हो जाएगा बी। इसमें Ag था, जब इसको ऑक्सीजन दिया, हीट करवाई, तो ये Ag2O3 बन गया, ठीक है। तो बी होगा करेक्ट आंसर, समझ आ गया। फिफ्थ का होगा बी। सिक्स्थ में बोला गया वह प्रक्रिया, यानी बतानी है वह प्रक्रिया जिसमें पादपों में प्रकाश संश्लेषण के घुलनशील यानी विलेय उत्पादों का वहन होता है, क्या कहलाता है। यानी प्रक्रिया बतानी, इसमें प्रकाश संश्लेषण के घुलनशील विलेय उत्पाद का वहन होता है, वो क्या कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पन, स्थानांतरण, चालक क्या कहलाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा स्थानांतरण। इससे बोला गया प्रकाश संश्लेषण के घुलनशील उत्पादों का वहन यानी परिवहन होता है। तो अब भी इस बात की जाए तो इसमें आपका डी होगा करेक्ट आंसर, स्थानांतरण। क्लियर। बस सातवां, अनजाने में किए गई वस्तु को हाथ से, यानी कि जो अनजाने में गर्म वस्तु है उसको हाथ से छूने पर होने वाली घटना, यानी आपने वस्तु गर्म है उस हाथ से छू ली, तो उसकी घटना एक क्रम में लगानी है, ठीक है। इस तरीके से आपके दिए हुए है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ये सी। त्वचा में ग्राही आएगी, संवेदनशील तंत्रिका कोशिका होगी, फिर परिसारण तंत्रिका कोशिका पास जाएगी, फिर प्रेषक तंत्रिका कोशिका होगी, हाथ में प्रभाव की पेशी होगी, फिर हाथ में दिखाएगा हाँ गर्म हो गया, हीट हो गया। तो इस तरीके से आपको एक क्रम में लगाना घटना को, ठीक है। तो सी होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला देखते हैं आठवां, ठीक है। और बात है वह ज्ञानेंद्री, यानी कि बताना ज्ञानेंद्री यानी संवेदी अंग जिसमें ग्रहणग्राही उपस्थित होती है कौन सी, यानी ग्रहणग्राही उपस्थित होती है ज्ञानेंद्री में, कौन सी होती है वो। नाक, त्वचा, जीभ, कान क्या होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा नाक। नाक की बात किया संवेदी ज्ञान, ठीक, ज्ञानेंद्री, तो आपकी होगी नाक। उसके बाद नौवां, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में असत्य कथन, यानी जो प्लेसेंटा है उसके बारे में कथन कौन सा गलत है वो बताना है, ठीक है। जैसे कि इसमें पढ़ते हैं यह एक डिस्क है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है, एकदम सही बात की गई है, ठीक है। बी में बोला गया है इसमें भ्रूण की ओर के उत्तक में प्रवर्धक होते हैं, ये भी बात सही है। यह माता के भ्रूण में ग्लूकोज और ऑक्सीजन के स्थानांतरण के लिए एक बहुत छोटी पृथ्वी क्षेत्र प्रदान करता है, ठीक है। इससे होकर भ्रूण माता के रुधिर से पोषण प्राप्त होता है, भी सही है, लेकिन ये अलग अलग है, ठीक है। इसमें सी होगा करेक्ट आंसर, यह असत्य कथन है। उसके बाद 10वां, निम्नलिखित में से डबल रोटी, यानी कि इसमें बोला है निम्नलिखित में से, इन चारों में से डबल रोटी के टुकड़े पर ब्रेड फुंदी के तीव्रता से फैलने के लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ में आपको परिस्थिति बतानी है कि जो रोटी होती है डबल रोटी, उसके बाद फुफुंदी फैलने की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। उसकी परिस्थिति बतानी कि किस परिस्थिति के कारण वो बहुत अत्यधिक फैलेगा, वो बताना है, ठीक है। किस कारण, अधिक संख्या में विषाणुओं का बनने के कारण, ब्रेड में नमी और पोषणों की उपस्थिति के कारण, निम्न तापमान के कारण, कवक तंतुओं की उपस्थिति के कारण। तो इसमें 10वें में करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा कि ये अधिक संख्या में विषाणुओं का बनना और ब्रेड में नमी और पोषकों की उपस्थिति के कारण ही फफूंदी बनती है, ज़्यादा अधिक फैलती है। इसमें होगा एक करेक्ट आंसर, फर्स्ट और सेकंड। क्लियर। उसके बाद अगला देखते हैं 11वां, यदि किसी उत्तल लेंस है, बोला उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को काले कागज से ढक दिया जाए, यानी कि उत्तल लेंस का ऊपरी भाग है उसे काले कागज से ढक दिया, तो उस लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का क्या प्रभाव होगा। नहीं, आपको प्रभाव बताना है कि आपके पास एक लेंस है, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, उसके ऊपरी भाग को आपने ढक दिया काले कागज से, तो प्रतिबिंब का क्या प्रभाव होगा, क्या पड़ेगा, प्रतिबिंब पर प्रभाव कैसा दिखेगा, वो बताना है। क्लियर। इसमें आपको यही बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी, यानी क्या होगा, जो प्रतिबिंब होगा क्या होगी, चमक कम हो जाएगी, क्योंकि हमने काले से ढक दिया ऊपरी भाग को, इसलिए चमक कम हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद अगला देखते हैं हम 12वां, इंद्रधनुष के बनने में, यानी जो इंद्रधनुष बनता है उसमें प्रकाश की परिघटनाएं, यानी परिघटनाएं बतानी है आपको कौन कौन सी इंद्रधनुष के बनने में। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपवर्तन, परिप्रेक्षण यानी विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन, बी होगा करेक्ट आंसर। 13वां, प्रकाश के किस वर्ण यानी रंग, यानी प्रकाश के किस रंग के लिए कांच का अपवर्तन सबसे कम होता है, यानी अपवर्तन बताना है, यानी प्रकाश का जो रंग होता है कौन सा ऐसा रंग है जिसमें कांच का अपवर्तन सबसे कम होगा, लाल, हरा, पीला, बैंगनी, कौन सा। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए लाल। और 14,
दंड चुंबक यानी दंड चुंबक के समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाली धारावाही युक्ति, यानी आपको धारावाही युक्ति बतानी जो दंड चुंबक के समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, वो धारावाही युक्ति कौन सी है? सीधी चालक, परिनालिका, वृत्ताकार कुंडली यानी वृत्ताकार पास, क्या है इन चारों में से बताना है। ठीक है, तो इसमें होगा परिनालिका, सी होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 15वें में आपको आरेख दिया हुआ है, यहाँ पे दर्शाया गया आरेख सा। इसमें देख तो आरेख में दर्शाए अनुसार कागज के तल में कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थिति यानी एक ही समान चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति है। इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन है ई माइनस और पॉजिट्रॉन है पी प्लस। दर्शाए अनुसार प्रवेश यानी जो प्रवेश करता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन पर लगने वाले बलों की दिशा यानी आपको इसमें दिशा बतानी है। कागज के तल पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, लेकिन जो उस पर बल लग रहा है, ठीक है, ये जो प्रवेश लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन ई माइनस है और पॉजिट्रॉन पी प्लस है, दर्शाया गया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा बताइए, दिशा क्या होगी। ठीक है, तो इसमें दिशा की बात है इसमें बताया गया, तो इसके अनुसार जो करेक्ट आंसर होगा दोनों पर कागज के तल के भीतर की ओर, जो इस पर बल लगेगा, बल कहाँ लगेगा? कागज के अंदर की तरफ लगेगा, भीतर की ओर। ठीक है, क्योंकि एक समान बल है इसलिए। बस 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति पारितंत्र नहीं यानी पारितंत्र नहीं, ये पूछा है। ठीक है, तो तालाब पारितंत्र, घास का मैदान पारितंत्र, वन पारितंत्र या फसल भूमि पारितंत्र। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फसल भूमि पारितंत्र, क्योंकि ये फसल है मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, उसके द्वारा उगाई जाती है। ठीक है, इसलिए जो तालाब है, वन है, घास है, ये प्रकृति की होती है, यानी प्राकृतिक पारितंत्र के बारे में बताएं जो प्रकृति द्वारा दी गई है, प्रकृति की देन है। ठीक है, तो डी नहीं है, डी होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 70वें से 20वें अभिकथन कांड वाली है, ये आपको भी पता है कैसे करने होते हैं, बस आपको अभिकथन कांड के आंसर देने होते हैं कि ये सही है कि नहीं। जैसे कि देख सकते हो 70वां, ठीक है, कुछ वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। जो वनस्पति तेल होते हैं, वनस्पति जो पेड़ पौधे से प्राप्त हुए, प्रकृति से प्राप्त हुए, वह स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, यानी स्वास्थ्य के अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि सामान्य वनस्पति तेलों में लंबी असंतुलित कार्बन श्रृंखला होती है, एकदम सही बात की गई है। तो नहीं तो दूसरे को सही रूप से परिभाषित कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वनस्पति तेल होते हैं वह स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें लंबी संतुलित कार्बन श्रृंखला होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कि दोनों अभिकथन कारण सही है और जो कारण है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। उसके बाद 18वां, जैसे बच्चों वाले इस बात से निर्धारित होता है कि वे अपनी माता से क्या वंशानुगत करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे महिला में लिंग गुणसूत्र होता है, क्या होता है इसमें, एकदम सही बात की है कि नहीं बताना है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 18वें का वो बनेगा डी, कि अभी कथन ए गलत है, ये सही है। ठीक है, ये एक्स होता है और जो पुरुष का होता है वो एक्स वाई, इस तरीके से होता है, नहीं दर्शाया जाता है ना, आपने देखा होगा डायग्राम वाला। 19वां अभिकथन है, किस चालक में इलेक्ट्रॉन कम विभव से अधिक विभव की ओर गति करते हैं। बोले किस चालक में इलेक्ट्रॉन कम विभव से अधिक विभव की ओर गति करते हैं। ठीक है, कोई शुष्क सेल किसी चालक के सिर पर विद्युत विभवांतर बनाए रखता है। ठीक है, कोई की बात की गई है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बी बनेगा, कि दोनों सही है, कि कोई शुष्क सेल होता है किसी चालक के सिर पर विद्युत विभवांतर बनाए रखता है, और ये बात ये चालक में इलेक्ट्रॉन कम विभव से अधिक विभव की ओर गति करते हैं। ठीक है, यानी कि कम विभव से अधिक विभव की ओर गति करते हैं, कम से ज़्यादा। दोनों बात सही, एक दूसरे को सही रूप से परिभाषित नहीं करी, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद 20वां यानी कि आखिरी, इसमें बोला गया ओजोन परत पृथ्वी के पृष्ठ को हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ये बात सही है कि परिबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें बोला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के श्रेय के लिए उत्तरदायी होती है। ये बोला गया है, क्या ये सही है? तो दोनों ही सही है, लेकिन ये दूसरे परिभाषित नहीं कर रहे, इसलिए वो करेक्ट आंसर बी। उसके बाद खंड ख होगा। ठीक है, खंड क में बोला गया है कि आपके 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें 1-2 करके देख लेते हैं। जैसे कि हम करते हैं इसमें 22वां, कार्बन के यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक समान निम्न होते हैं, यानी कि जो क्वथनांक होते हैं, गलनांक होते हैं यौगिक के कार्बन के, वो सामान्यतः निम्न होते हैं, और उनके अधिकांश विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि वे विद्युत के कुचालक होते हैं। तो 2 गुण के आधार पर 2 निष्कर्ष का उल्लेख कीजिए, यानी आपको इन दोनों के निष्कर्ष बताने, गलनांक क्वथनांक के कार्बन के यौगिकों के। ठीक है, तो देखते हैं 2 नंबर के आंसर कैसे बनेगा। देख सकते हो कम गलनांक और क्वथनांक यानी कमजोर अंतर आणविक आकर्षण बल होता है,
विद्युत के कुचालक में इन यौगिकों में जैसे आवंटन टूटने पर किसी भी प्रकार के आयन नहीं बनते, यानी जब इसमें आवंटन टूटता है ना तो इसमें कोई भी आयन नहीं बनेगा, ठीक है, विद्युत के कुचालक में। और ये सहसंयोजक आबंध या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से कोई आवेशित कण नहीं बनाते। तो इस तरीके से आपको इसकी लाइन लिखनी है, 1 नंबर की होगी। जो ये पूछा जाए इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार केसवा भी करके देख लेते हैं ऊपर वाला, ताकि आपको समझ आए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी चाइना डिश, यानी आपके पास चाइना डिश है, उसमें कॉपर चूर्ण लिया आपने और उसे बर्नर में गर्म किया, ठीक है, चाइना डिश को में कॉपर का चूर्ण डाला और उसे बर्नर से गर्म किया। बनने वाले उत्पाद का नाम बताना है, उसका रंग बताना है और होने वाले अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। यानी एक क्वेश्चन इस तरीके से पक्का आएगा। जो नहीं आपको कॉपर का ही दिया जाए और भी दिया जा सकता है, लेकिन आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि कोई भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, उत्पाद, उसको गर्म किया गया तो उसमें आपको नाम बताना होगा, क्या नाम है, उसका रंग बताना होगा, रासायनिक समीकरण लिखना होगा। तो इसमें चाइना डिश में कॉपर चूर्ण डाला तो उसका नाम बताना है उत्पाद का, ठीक है, उसका रंग बताना है और उसमें अभिक्रिया का रासायनिक सूत्र लिखना है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देख सकते हो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका वो होगा कॉपर ऑक्साइड नाम था, रंग होगा काला और जिसमें अभिक्रिया बताई थी वो थी 2Cu+ में O2, यानी ऑक्सीजन हीट किया तो C2CuO बन गया, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना है, यानी इस तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगला देखते हैं 1, 2 और जैसे कि 25वां देखते हैं। ये आपको उत्तर लेंस से पक्का आएगा तो कर जाना, भी समझा रहा हूँ। 25वां, उत्तर लेंस द्वारा सूर्य के प्रकाश को किसी बिंदु पर केंद्रित करने के लिए उत्पन्न ऊष्मा से कागज जल जाते हैं। बोला गया कि जब भी कोई हम लेंस सूर्य के पास दिखाएंगे, सूर्य की किरण उसमें से जाएगी तो कागज जल जाएगा, ठीक है, ऊष्मा के कारण। तो इसमें बोला व्याख्या कीजिए ऐसा क्यों होता है। क्यों लेंस है उससे सूर्य की किरण जब गुजरती है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और कागज जलता है, वैसा क्यों जलता है वो बताना है, ठीक है। और दूसरे में बोला गया है जिस बिंदु पर कागज जलना शुरू होता है, ठीक है, तो उस बिंदु का नाम बताना है और कागज पर बनाई है चमकदार जो बिंदु है वो किसका निरूपण करता है वो बताना है, ठीक है। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जिसमें आंसर होगा उत्तर लेंस होता है। उत्तर लेंस द्वारा जो सूर्य का प्रकाश होता है एक बिंदु पर अभिसारित हो जाता है, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है, क्योंकि उसमें एक जगह पर केंद्रित होगा, जितना ज़्यादा केंद्रित होगा उतनी ज़्यादा हीट बनेगी, गर्मी बनेगी, जिसके कारण कागज जल जाएगा, ठीक है। उसके बाद था बी का करेक्ट आंसर। देखते हैं बी में क्या बोला गया था। तो बी में बोला गया था कि बिंदु का नाम बताना और ये चमकदार जो बिंदु है वह किसका निरूपण करता है ये बताना। तो यहाँ पे दोस्तों ये मुख्य फोकस होगा और सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब होगा। इस तरीके से आपको इसका नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो 26वां है ये इसका आखिरी होगा, ठीक है। खंड ख का कोई विद्युत स्रोत है 500 कूलम आवेश की आपूर्ति कर सकता है। यदि कोई युक्ति 25 एमए धारा लेती है तो ज्ञात कीजिए कि यह विद्युत स्रोत कितने समय में पूर्ण रूप से अन्वेषित हो जाएगा। यानी बोला है विद्युत स्रोत है जो 500 कूलम आवेश की आपूर्ति करता है, यानी 500, ठीक है। और यदि कोई युक्ति 25 एमए धारा लेती है, 25 एमए, तो आपको याद करनी है विद्युत स्रोत कितने समय में पूर्ण रूप से अन्वेषित यानी डिस्चार्ज हो जाएगा। आपको डिस्चार्ज बताने कितने मिनटों में होगा, तो इसका फॉर्मूला लगाना है, यानी इस तरीके से आपको पुट करना होगा जिसकी क्यू निकालना आपको, ठीक है, कितने में करती है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से होगा ये गुणा में टी, तो टी होगा Q डिवाइडेड बाय आई, क्योंकि हमें टी निकालना है, आपको आई और क्यू पता है, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा Q आई। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको आई पता है, आई क्या है 25, ठीक है, और 1000 ए ऊपर 500 बताया था 500, ठीक है। तो बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका काट देंगे तो इसमें आंसर बनेगा जो भी ऊपर नीचे करके वो आपका आ जाएगा 20,000 सेकेंड में होगा कंप्लीट, ठीक है, डिस्चार्ज हो जाएगा। को इस तरीके से आपको इसको बताना होगा, ठीक है। इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 26 तक आपके खंड खैम होंगे। इसके बाद के जितने भी होंगे अब वो नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट भी आपके लिए बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा, तो इतना आप कर लो और बाकी अपनी तैयारी भी अच्छी रखना, ठीक है। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।